और बच्चों बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में बहुत ही सारे प्लेसमेंट होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैकेज मिलता है। बच्चों गवर्नमेंट से भी ज़्यादा पैकेज मिलता है। जो प्राइवेट सेक्टर होता है ये ऐसा सेक्टर है जो गवर्नमेंट से भी ज़्यादा बड़ा पैकेज आपको प्रोवाइड कराता है। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी में रह के तैयारी करेंगे तो आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। आप बेहतर इंसान बन के निकलेंगे और अपने फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो CUT आपके लिए बहुत बेस्ट है बच्चों। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चों को फिर भी दिमाग में बात आ रही होगी, सर क्या जरूरी है कि सर साइंस वाला ये वाला दे, आर्ट्स वाला बच्चा ये वाला दे? बच्चों जरूरी नहीं है, आपको जो पार्ट अच्छा लगे, यानी कि साइंस वाले बच्चे भी अप्लाइड मैथमेटिक्स का पेपर दे सकते हैं और आर्ट्स वाले बच्चे भी अगर पढ़ने में बहुत अच्छे हैं तो वो कोर मैथमेटिक्स का पेपर दे सकते हैं। जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है टारगेट बोर्ड CUT के शानदार सेशन में। बच्चों इस वीडियो में आज हम आप लोगों से बात करने वाले हैं ऐसे सब्जेक्ट का जो कि बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग सब्जेक्ट है, यानी कि आप इसके बिना बोले तो प्लेसमेंट बिल्कुल अधूरा सा लगता है। इसके बिना जितने भी टॉप प्लेसमेंट वाले कोर्सेस हैं सारे अधूरे से लगते हैं। यानी कि आप कहीं भी जाइएगा, गवर्नमेंट एग्जाम की भी तैयारी करने जाइएगा या किसी यूनिवर्सिटी के अंदर आप कोई अच्छा सा कोर्स में एडमिशन लेने जाइएगा तो इस सब्जेक्ट की जरूर से जरूर आवश्यकता पड़ती है। यानी कि ये मैथ जो सब्जेक्ट होता है वो कंपलसरी होता है। बच्चों इस वीडियो में आज हम मैथ के पूरे कंप्लीट सिलेबस की जानकारी देने वाले हैं। अच्छा, इस सब्जेक्ट के माध्यम से हमें कौन कौन से कोर्सेज करने को मिल सकते हैं, जैसे कि BTech है, BSc है, BBE है, क्या इनमें मैथ कंपलसरी होता है? क्या आर्ट्स वाले भी बच्चे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? यानी कि इस वीडियो में हम आप लोगों को एक एक जानकारी देने वाले हैं। बस आप लोगों को पूरा वीडियो अंत तक देखना है, आपको सारी जानकारी हो जाएगी, आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे इस वीडियो में कि हमें CUT में कितने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं। बहुत सारे बच्चों को तो यही में कंफ्यूजन रहता है कि सर हमें सब्जेक्ट कितने सेलेक्ट करने हैं। तो मैं पहले बात करने वाला हूं कि हमें CUT में कितने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं, इसके बारे में बच्चों हम बात करेंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करें। जो आपका ये डाउट आता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों कि केवल आपको 5 सब्जेक्ट का ही चयन करना होता है। यानी कि CUT का जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको केवल 5 ही सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, जिसमें कि जो पहला जो होगा वो आप लैंग्वेज आपका होगा। जो पहला जो सब्जेक्ट होगा वो आप लैंग्वेज में किसी एक लैंग्वेज को ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं। यानी कि कुल बच्चों आपके बोले तो आपके पास 13 लैंग्वेज होंगी। आप अपनी जो भी लैंग्वेज है ना उसको ले सकते हैं। फिलहाल जो मैक्सिमम बच्चे इस CUT में लेते हैं वो इंग्लिश लेते हैं या फिर हिंदी लेते हैं। हिंदी इंग्लिश वाले ज्यादा बच्चे होते हैं। आपको जो भी लैंग्वेज लेनी है वो आप लैंग्वेज वाला एक है ना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा सब्जेक्ट बच्चों आता है डोमेन वाला। डोमेन वाले में क्या होता है कि जो मैथ वाले बच्चे होते हैं, जैसे उन्होंने 12th में मैथ पढ़ रखी होती है तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले लेते हैं, या फिर अगर उन्होंने 12th में बायो ले रखी है तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ले लेते हैं। आर्ट्स वाले बच्चे सिविक्स इकोनॉमिक्स है ना ऐसे करके ले लेते हैं। कॉमर्स वाले बच्चे कॉमर्स वाले सब्जेक्ट ले लेते हैं। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट रहता है, साइंस वालों के बच्चों के दिमाग में डाउट रहता है कि सर हम BA करना चाहते हैं, यानी कि 12th के बाद हमने 12th तो साइंस से किया है यानी कि मैथ से किया है, लेकिन आगे हम BA करना चाहते हैं तो क्या हम आर्ट्स वाले भी सब्जेक्ट ले सकते हैं? जी हाँ बच्चों, बिल्कुल ले सकते हैं। आपके पास डोमेन में कुल 22 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। पहले बच्चों ये 27 हुआ करते थे, लेकिन CUT में कुछ बदलाव हुए हैं, इस वजह से डोमेन में आपके 22 सब्जेक्ट रहेंगे। इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं। अच्छा, आर्ट्स वाला बच्चा भी मैथ ले सकता है, ये भी आप बात याद रखिएगा, है ना। आर्ट्स वाला बच्चा या कॉमर्स वाला बच्चा भी आर्ट्स ले सकता है और साइंस वाला बच्चा भी आर्ट्स वाले कोर्स ले सकता है, और आर्ट्स वाला बच्चा वो भी मैथ बायो में कोई भी सब्जेक्ट चयन कर सकता है। यानी कि बोले तो डोमेन में वो आपके ऊपर डिपेंड करना चाहते हैं कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। आप ले सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। अच्छा बच्चों, उसके बाद एक होता है हमारे पास GT होता है, जिसको हम लोग जर्नल टेस्ट बोलते हैं बच्चों। ये किसी किसी यूनिवर्सिटी में तो कॉमन रहता है, यानी कि ज्यादातर बच्चों बोले तो कॉमन रहता है, और किसी किसी यूनिवर्सिटी में ये ऑप्शनल है, यानी कि अगर इसको ना भी दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, आपका CUT के माध्यम से सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि इसीलिए हमने इसमें लिख दिया है कॉमन है, ऑप्शनल है। कई यूनिवर्सिटी में ये कॉमन रहेगा, यानी कि लगभग बोले तो यूनिवर्सिटी में ये कॉमन होता है, यानी कि आपको देना ही पड़ेगा। और कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी भी हैं जिनमें
इसका मतलब जरूरी नहीं है, देंगे या नहीं देंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, इसमें सब्जेक्ट अगर बच्चे बोले तो कौन कौन से होते हैं? इसमें बच्चों मैथ्स होती है, वही जो अर्थमेटिक होती है, यानी कि 10th लेवल वाली बेसिक मैथ होती है, जो हम लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को अगर हम तैयारी करते हैं, है ना, तो वो वाली मैथ इसमें आती है। रीजनिंग आती है, यानी कि बच्चों वही जनरल एप्टीट्यूड आता है ना, आपकी परीक्षण तार्किक बुद्धि वाली परीक्षण वाला रीजनिंग आती है। बच्चों करंट अफेयर हमारे पास जीके जीएस से ही क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर्स के 2 या 3 प्रश्न होते हैं, मतलब जीके जीएस भी पूछी जाती है और करंट अफेयर्स के भी 2 या 3 प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। तो ये बच्चों है कि हमें सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करना है, ये इसकी जानकारी थी। तो उम्मीद है कि ये बात आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अच्छा बच्चों, अब जो मैथ वाला जो सब्जेक्ट है वो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है ना? बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये बात आती होगी, सर मैथ वाला सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब लोग कहते हैं मैथ लो मैथ लो, मैथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैथ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे पास जितने भी टॉप प्लेसमेंट कोर्सेज होते हैं या ब्रांचेज होती हैं, यानी कि जिनसे बड़ा बड़ा बच्चों पैकेज मिलता है, यानी कि 40 LPA है ना, 35 LPA है ना, जितने भी बड़े बड़े जो टॉप प्लेसमेंट होते हैं वो उनमें मैथ कंपलसरी होता है। तो बच्चों हम कुछ कोर्सेज के बारे में बात करेंगे आप लोगों से, यानी कि आप लोगों को बताएंगे कि कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिन्हें हमें प्लेसमेंट बहुत अच्छा खासा मिलता है, यानी कि लाइफ बिल्कुल सेट हो जाती है इसको करने के बाद। तो जिनमें मैथ कंपलसरी है उनके लिए मैं आप लोगों को कुछ बता रहा हूं। ये अलग अलग यूनिवर्सिटी के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। जैसे बीटेक करने जाएंगे तो बच्चों ये मैथ इसमें कंपलसरी रहेगा, साथ में कोई डोमेन सब्जेक्ट हो सकता है, लैंग्वेज हो सकता है, जीटी भी हो सकता है। बच्चों ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के हिसाब से, लेकिन मैथ कॉमन रहेगा, ये बात फिक्स है ना। डोमेन, लैंग्वेज, जीटी, ये आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे आप बीएचयू में लेना चाहते हैं तो बीएचयू में देख लीजिए कि बीटेक के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो मैथ्स तो कंपलसरी रहेगा, डोमेन सब्जेक्ट आपको देख लेना है, लैंग्वेज सब्जेक्ट आप लोगों को देख लेना है, और क्या जीटी भी है ये भी देख लेना है। मतलब आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, ये आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप अगर बीएससी मैथ ऑनर्स से करना चाहते हैं तो इसमें मैथ बच्चों कंपलसरी है ना, यहाँ पे मैथ आपको कंपलसरी मिलेगा। साथ में डोमेन सब्जेक्ट भी आपको कुछ लेने पड़ेंगे, लैंग्वेज लेना पड़ेगा, जनरल टेस्ट लेना पड़ेगा। ये यूनिवर्सिटी के हिसाब से आप जिस यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हैं उसको आप भाई रिसर्च कर लीजिएगा। बीकॉम अगर ऑनर्स करना चाहते हो तो इसमें भी मैथ कंपलसरी है ना। अच्छा, बीकॉम ऑनर्स में मैथ कंपलसरी है, या फिर इसी में एक साथ में होता है अकाउंटिंग, है ना। तो अकाउंटिंग वाला भी जो सब्जेक्ट होता है वो भी इसमें होता है, यूनिवर्सिटी के हिसाब से वो भी डिवाइड होता है। अच्छा, अगर जैसे बीएमएस आप करना चाहते हैं तो इसमें भी मैथ बच्चों कंपलसरी है, बीबीए करना चाहते हैं तो इसमें भी मैथ कंपलसरी है ना। और हमें अगर बीए इकोनॉमिक्स से करना है, इकोनॉमिक ऑनर्स से करना है तो बच्चों इसमें भी मैथ कंपलसरी होता है। साथ में ये डोमेन सब्जेक्ट, जीटी, लैंग्वेज, यानी कि ये सारे रहते हैं यूनिवर्सिटी के हिसाब से रहते हैं, ठीक है। तो पहले आप लोग यूनिवर्सिटी डिसाइड कर लीजिए कि हमें इस यूनिवर्सिटी में जाना है, तो उसके बारे में अच्छे से रिसर्च कर लीजिएगा, और ये भी तय कर लेना कि हमें कौन सा कोर्स करना है ना। तो आप लोगों को पूरी पहले से जानकारी हो जाएगी तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, तैयारी करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये आ रहा है कि सर एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कि यानी कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। तो एग्जाम पैटर्न के बारे में बच्चों अगर हम बात करें तो जो हमारा एग्जाम पैटर्न होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, जो कि मैथ वाला जो एग्जाम पैटर्न है बच्चों को बहुत सारा परेशान करता है, और बहुत सारे बच्चे इसमें गलती भी करते हैं, यानी कि बहुत बच्चे गलती करते हैं क्योंकि उन्हें एग्जाम पैटर्न अच्छे से क्लियर नहीं होता है। बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं, जो मैथमेटिक्स होती है वो 2 पार्टों में डिवाइड होती है। एक कौन सी होती है, एक बच्चों कोर मैथ होती है। कोर मैथ यानी कि बच्चों जो आप लोगों ने 12th साइंस में पढ़ रखे होते हैं, है ना, 12th साइंस वाले बच्चे जो पढ़ते हैं उसको हम लोग कोर मैथमेटिक्स बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे जब आप पेपर देने जाएंगे तो वहां सिर्फ मैथमेटिक्स लिखा रहेगा, कोर नहीं लिखा रहेगा, यानी कि मैथमेटिक्स लिखा रहेगा। तो समझ जाइएगा ये 12th साइंस वाले बच्चों के लिए है। अच्छा, ये जो अप्लाइड मैथ्स होती है बच्चों, ये खासकर उनके लिए होती है जो 12th में जो आर्ट्स ले रखे हैं या कॉमर्स ले रखे हैं, उन बच्चों के लिए होती है। अच्छा, इसमें भी बच्चों 2 पार्ट्स होते हैं। एक हमारा होता है सेक्शन ए, जो कि कंपलसरी होता है, जिसमें 15 क्वेश्चन होते हैं और हमें 15 ही करने होते हैं, ठीक है। और एक बच्चों इसी का होता है सेक्शन B1, यानी कि इसी मैथ में एक हमारे पास होता है पार्ट सेक्शन B1 होता है, जिसमें बच्चों पहले का पैटर्न क्या था कि 35 क्वेश्चन पूछे जाते थे और हमें मात्र 25 ही बनाने होते थे। जैसे मान लो कोई टफ क्वेश्चन था तो हम छोड़ देते थे, है ना। 35 में हमें 25 ही बनाने थे। यानी कि बच्चों अगर हम ओल्ड पैटर्न की बात करें तो टोटल क्वेश्चन 50 पूछे जाते थे,
इसे हमें बनाने सिर्फ 40 होते थे। और बच्चों जो हमको टाइम मिलता था, यहां पे हमें जो टाइम मिलता था वो 60 मिनट का टाइम मिलता था। पहले की बात बच्चों ये कर रहे हैं, पहले की बात कर रहे हैं। अच्छा, अप्लाइड मैथ में भी बच्चों यही सेम पार्ट है। सेक्शन ए कंपलसरी है, दोनों के लिए कॉमन है, यानी कि चाहे वो साइंस वाला बच्चा हो चाहे वो आर्ट्स वाला बच्चा हो, आपको सेक्शन ए के 15 क्वेश्चन देने ही पड़ेंगे। ठीक है। अब आर्ट्स वाले बच्चों के लिए सेक्शन B2 रखा जाता है, और ये वाली बच्चों सेक्शन जो B2 होती है, ये वाली बेसिक्स मैथ होती है। वही हमने बताया ना, जो 8th तक या 10th तक बोलें तो जो बेसिक मैथमेटिक्स होती है वो पूछी जाती है, बेसिक मैथमेटिक्स पूछी जाती है ना। तो इसमें भी बच्चों 35 क्वेश्चन होते हैं, आपको 25 बनाने होते थे, पहले बनाने होते थे, यानी कि टोटल आपको 40 बनाने होते थे। लेकिन जो बच्चों हमारा जो न्यू पैटर्न आया है, न्यू पैटर्न में क्या है कि टोटल क्वेश्चन भी आपके पास कितने रहेंगे, 50 क्वेश्चन रहेंगे, और अटेम्प्ट भी आपको 50 ही करने हैं, यानी कि आप पूछेगा 50 प्रश्न और आपको बनाने भी 50 प्रश्न रहेंगे। अच्छा, आपको टाइम कितना मिलेगा, तो इसमें भी बच्चों आपको टाइम इतना ही मिलने वाला है, यानी कि टाइम आपको 60 मिनट ही मिलेगा, 60 मिनट ही मिलेगा। अच्छा, ये बात हो गई न्यू पैटर्न की। न्यू पैटर्न में आपको पूरे के पूरे बनाने, यानी कि छोड़ कोई भी नहीं सकते हैं, सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे। ठीक है। अच्छा बच्चों, मार्क्स की बात करें तो पहले जो पत्र बनता था वो एक क्वेश्चन क्योंकि 5 मार्क्स का होता है, तो 40 बनाने होते थे, तो 40 को अगर 5 से गुणा कर दें तो 200 मार्क्स का पेपर होता था। अब जो होगा वो 50 क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, यानी कि हमारा जो एग्जाम होगा मैथ का, है ना, उसमें हमारा 250 मार्क्स का पूछा जाएगा, 250 मार्क्स का पूछा जाएगा। निगेटिव मार्किंग बच्चों, अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो फिर 1 मार्क्स कट जाता है, यानी कि 1 मार्क्स कट जाता है। अगर इसकी हम बात करें बच्चों, अगर हम बात करें कि आप जैसे आपने मान लो कि आपने 48 क्वेश्चन सही किए और आपके 2 क्वेश्चन गलत हो गए, 48 आपने सही किए और 2 क्वेश्चन आपसे गलत हो गए, तो आप यहां क्या करिएगा, 48 गुणे आपको 5 करना पड़ेगा, है ना। 48 गुणे आप 5 बच्चों करेंगे तो कितना हो जाएगा, शायद आपको 240 मिलेगा, है ना। 5 40 और 5 को 20 और 4 24, यानी कि 240। 2 क्वेश्चन आपके गलत हो गए तो 2 माइनस मार्क्स कट जाएंगे, यानी कि आपको 238 मार्क्स मिलने वाले, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी रहेगी ना। तो आपने 2 क्वेश्चन गलत कर दिए तो 2 मार्क्स और कट जाएंगे, आपने इतने नंबर का सही किया, इसमें 2 मार्क्स और कट जाएंगे, यानी कि आपके 238 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये है हमारा एग्जाम पैटर्न, पर दे सकते हैं। और आर्ट्स वाले बच्चे भी अगर पढ़ने में बहुत अच्छे हैं तो वो कोर मैथमेटिक्स का पेपर दे सकते हैं। बस बच्चों दिक्कत क्या होती है, जो साइंस वाले बच्चे होते हैं, क्योंकि वो पूरा साल उसको अच्छे से पढ़ रखे होते हैं, तो इसको उनको तैयारी करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, आराम से इसको तैयार कर लेते हैं, क्योंकि वो उनका पढ़ा हुआ सब्जेक्ट होता है। लेकिन आर्ट्स वाले बच्चों के साथ क्या होता है कि जब आर्ट्स वाला बच्चा ये वाली मैथमेटिक्स में आता है तो उसको बहुत सारी समस्याएं होती हैं, सारे चैप्टर उसके लिए एकदम नए होते हैं और बहुत टफ लगने लगता है। इस वजह से ये खासकर डिजाइन आर्ट्स वाले बच्चों के लिए किया गया है। लेकिन अगर आप साइंस वाले बच्चे हैं, इसको भी देना चाहते हो तो दे सकते हैं, यानी कि दोनों में कोई एक दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से ज्यादा अच्छे से तैयार किए हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये एग्जाम पैटर्न अच्छे से समझ गया होगा, कहीं भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा, अब बच्चों अगर हम मैथ के सिलेबस की बात करें कि मैथ का सिलेबस कितना होता है, तो मैथ का सिलेबस बच्चों देखो हमारे पास ये है। मैथ का सिलेबस क्या है, हमारे पास 2 बुकें रहेंगी, है ना। कोर मैथमेटिक्स का बच्चों सिलेबस हम बता रहे हैं अभी फिलहाल 12th साइंस वालों के लिए, यानी कि कोर मैथमेटिक्स में जो सिलेबस है हम उसकी डिस्कस कर रहे हैं। देखो बच्चों, इसमें हम आपको 2 बुकें मिलेंगी। एक बुक में आपके पास 6 चैप्टर हैं। कौन कौन सा है, संबंध एवं फलन है, यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना। तीसरा मैट्रिसेस है, यानी कि व्यू है। डिटर्मिनेंट्स है, यानी कि सारणिक है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है, यानी कि सांतत्य तथा अवकलनीयता है। 6वां चैप्टर बच्चों जो है वो अवकलज के अनुप्रयोग है, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है। उसके बाद बच्चों 7वां चैप्टर इंटीग्रल्स है, और फिर ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है, यानी कि समाकलन के अनुप्रयोग है। अवकल समीकरण है, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन है। वेक्टर अलजेब्रा है, यानी कि सदिश बीजगणित है ना। 3 डायमेंशन ज्योमेट्री है, यानी कि 3D है, त्रिविमीय ज्यामिति है। रैखिक प्रोग्रामन है, यानी कि बच्चों लीनियर प्रोग्रामिंग है ना। और उसके बाद बच्चों एक 13वां चैप्टर भी होता है जिसको हम लोग प्रायिकता बोलते हैं, है ना। तो ये प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी। तो बच्चों कुल मिला के अगर दोनों बुकों की बात करें तो कुल मिला के हमारे पास 13 चैप्टर होते हैं।
कुल हमारे पास 13 चैप्टर हैं जो आप लोगों को पढ़ने हैं इस मैथ के सिलेबस में। अच्छा, यहाँ पे इन सिलेबस में भी कुछ टॉपिक हैं जो आप लोगों ने शायद 12th में ना पढ़े होंगे। क्यों बच्चों? क्योंकि जो न्यू एनसीईआरटी आई है उसमें कुछ टॉपिक जो है वो हटा दिए गए हैं, है ना, कुछ टॉपिक हटा दिए गए हैं। तो यहाँ लेकिन सीयूटी में आपको वो भी टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। जैसे कि ये जो हमारा यूनिट फर्स्ट है, संबंध और फलन, है ना, आपने 12th में ये सारा पढ़ रखा है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो न्यू एनसीईआरटी में आप लोगों के लिए हट गया तो आप लोगों ने पढ़ नहीं पाया, लेकिन सीयूटी में आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपको व्युत्क्रमणीय फलन पढ़ना पड़ेगा, द्विआधारी संक्रियाएं ये न्यू एनसीईआरटी में हटा दी गई हैं, लेकिन आपको सीयूटी में पढ़नी पड़ेंगी, है ना। 12th में ये जो है सिलेबस हटा दिया गया, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा सीयूटी में अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो, ठीक है। अच्छा, जैसे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में ये तो परिभाषा तो पढ़े भी हैं, परिसर, मुख्य प्रांत, है ना, ये सारा कुछ पढ़ रखे हैं। इसमें जो हटाया गया वो क्या हटाया गया था? ये ग्राफ ये वाला हटा दिया गया था। त्रिकोणमिति फलनों के गुणधर्म बच्चों ये वाला हटा दिया गया था, तो आप लोगों को ये भी एक्स्ट्रा पार्ट पढ़ना पड़ेगा। तो ज्यादा कुछ खास बात नहीं है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, थोड़े ही न्यू टॉपिक आप लोगों के लिए होंगे, आप आसानी से उनको मैनेज कर ले जाएंगे, ठीक है। यानी कि आपको कहीं भी बच्चों कोई भी समस्या फिलहाल तो नहीं आने वाली है। अच्छा, आगे बात करें जरा, अगर हम यूनिट सेकंड की बात करें, यानी कि बीजगणित बच्चों जो है ये हमारा आव्यूह है, इसमें हमें क्या एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा? इसमें हमें सिर्फ ये जो आता है सारे टॉपिक वही हैं जो हम लोगों ने, है ना, पढ़ रखे हैं, बस इसमें हमारा जो प्रारंभिक रूपांतरण वाला है वो हमें एक्स्ट्रा पार्ट लगेगा, यानी कि जो प्रारंभिक रूपांतरण है वो हमें एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। बाकी आप लोगों ने जितना 12th में पढ़ा था उतना ही आपको पढ़ना है ना। हमारे पास कोटि है, समानता के प्रकार है, शून्य आव्यूह, एक आव्यूह का परिवर्त है, यानी कि सारे टॉपिक वही हैं, है ना। और ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों व्युत्क्रमणीय आव्यूह की अद्वितीयता प्रमाण तथा उसका अस्तित्व, है ना, स्तंभ प्रारंभ संक्रिया, स्तंभ संक्रिया का उदाहरण, यानी कि ये वाले कुछ टॉपिक हैं जो वहां से हटा दिए गए थे, लेकिन आपको ये पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। यानी कि कुछ पार्ट हैं जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे, है ना। तो भाई इसको जरा ध्यान दीजिएगा, ज्यादा आपको टफ नहीं लगेगा, आराम से कवर हो जाएगा। ये बच्चों सारे टॉपिक वही हैं जो आप लोगों ने 12th में पढ़े थे, बस आप लोगों को यहाँ क्या करना पड़ेगा, ये आव्यूहों के व्युत्क्रमणों का योगफल करते हुए, है ना, दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के निकाय, ये आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे, है ना। और यहाँ पे क्षेत्रफल ज्ञात करना, रैखिक समीकरण के निकाय, और ये वाला एक्स्ट्रा पार्ट पढ़ना पड़ेगा। बाकी सारा सब्जेक्ट वही है, पूरा सिलेबस वही है। यूनिट थर्ड जैसे कलन, सातत्य और अवकलनीयता में बच्चों ये आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? इसमें आपको जैसे वहां हटा दिया गया है, कुछ चीजें वहां हटाई गई हैं, जैसे, है ना, मध्यमान प्रमेय, रोले का प्रमेय हटा दिया गया है, ये वाला, तो ये वाला पार्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। आप लोगों ने 12th में नहीं पढ़ा होगा, लेकिन इस वाले को भी पढ़ना पड़ेगा, और उसकी ज्यामिति व्याख्या भी आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी। थोड़ा एक्स्ट्रा सिलेबस हो गया है। और आगे अगर हम बात करें, है ना, और आगे अगर हम बात करें अवकलज के अनुप्रयोग में बच्चों आप लोगों ने ये स्पर्श रेखाएं और अभिलंब रेखाएं वाला टॉपिक नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि हट गया है न्यू सिलेबस में, पढ़ना पड़ेगा। सन्निकटन आपको पढ़ना पड़ेगा, उच्चतम और निम्नतम मान तो है थोड़ा बहुत, है ना, तो ये पढ़ने पड़ेंगे, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है जो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बाकी पूरा सिलेबस वही है। जैसे कलन में, समाकलन में, है ना, कलन में नहीं अवकलन में है, ये तो दोबारा अच्छा आ गया है यूनिट थर्ड वाला। हाँ, समाकलन में बच्चों हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? समाकलन में हमें जो हट गया है वो ये हट गया था योगफल की सीमा वाला, यानी कि ये चीज हमें पढ़नी पड़ेगी। बाकी समाकलन में पूरा पार्ट वही है, कहीं भी सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, समाकलन के अनुप्रयोग में देखो, जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें सिर्फ साधारण वक्रों वाला है, विशेष वक्र से वाला नहीं है, हटा दिया गया, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। और दो वक्रों के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये वहां से डिलीटेड पार्ट है, यानी कि हट गया है, लेकिन आपको फिर भी पढ़ना पड़ेगा। तो ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, सारे टॉपिक आसान होते हैं, सब उसी से रिलेटेड होते हैं, आराम से आप बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे बच्चों आप लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा? ये यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा, है ना, पृथक्करण विधि ये वाली वहां से हट गई है, तो ये आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। पृथक्करण विधि द्वारा हल करना, यानी कि प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, ये पढ़ना पड़ेगा। रैखिक अवकल समीकरण पढ़ने पड़ेंगे, यानी कि ये वाला पढ़ना पड़ेगा। बाकी ये सारा पार्ट तो है, ये सारा पार्ट है, ये सारे पार्ट आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, तो इन पे थोड़ा आपको फोकस करना होगा विशेषकर, ठीक है। सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति में, है ना, इसमें बच्चों हमें क्या पढ़ना होगा? सदिश वाले चैप्टर में सारे पार्ट वही हैं, आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। बस लास्ट वाले में ये दो सदिशों की किसी रेखा पे प्रक्षेप पढ़ना है, दो सदिशों का गुणनफल, है ना, ये रेखाखंड को दिए गए अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु की स्थिति सहित दो सदिशों का गुणनफल, ये सारा पार्ट वही है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है।
त्रिविमीय ज्यामिति बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा पार्ट हटाया गया है जो आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे हमें ये पूरा समतल वाला पूरा पार्ट हटा दिया गया है, ये पूरा समतल वाला हटा दिया गया है, तो ये पूरा पार्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, ये पूरे पार्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, है ना। समतल वाले जितने भी पार्ट हैं ये क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में हटा दिया गया, तो ये सारा पार्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें भाई आप लोगों को थोड़ा सा विशेष फोकस करना है, ठीक है। आगे हम बात करें बच्चों रैखिक प्रोग्रामन की, तो रैखिक प्रोग्रामन में भी सारे पार्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो एकदम बढ़िया सा चैप्टर है, आप आसानी से इसमें बना ले जाएंगे। और प्रायिकता की बच्चों बात करें तो प्रायिकता में ये हट गया है न्यू एनसीईआरटी में, माध्य एवं प्रसरण हट गया है ना, पुनरावृत्त स्वतंत्र हट गया है ना, ये बर्नौली जांच यानी कि ये द्विपद बंटन हट गया है। तो ये आप लोगों को लेकिन सीयूटी में पढ़ना पड़ेगा। तो ये बच्चों कुछ हमारा सिलेबस था जो एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी में डिलीटेड है, लेकिन आपको पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि सीयूटी भाई इसमें पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा, सीयूटी ओल्ड एनसीईआरटी को फॉलो करता है। तो ये सारे जो हैं टॉपिक आपको कवर करने पड़ेंगे, ठीक है, ये सारे टॉपिक आप लोगों को कवर करने पड़ेंगे। तो आपको भाई अगर आपने 12th में बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब बच्चों अगर बात करें, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर तैयारी कैसे करें, जो है ना, तैयारी कैसे करें, कैसे अच्छे मार्क्स लाएं, इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, कौन कौन सी हम बुक्स फॉलो कर सकते हैं, कौन सी बुक्स लें ताकि हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएं। तो मैं अगर आपको बताना चाहूंगा बच्चों कि अगर आपको तैयारी बहुत अच्छे से करनी है और आपको मार्क्स बहुत अच्छे से लाने हैं तो आपको कुछ चीजें जो है वो बेसिक चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। वो बेसिक चीजें क्या हैं? सबसे पहले तो आप देखो एनसीईआरटी की जो बुक है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लेनी पड़ेगी, क्योंकि देखो हमारा ये जो सीयूटी का जो पेपर होता है पूरा कंप्यूटर बेस्ड होता है और ऑब्जेक्टिव वाइज होता है। तो आपको ऑब्जेक्टिव की तैयारी करनी पड़ेगी पहले से ही। ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी की बुक ऑब्जेक्टिव मोड में आती है, आप उसको ले सकते हैं। एनसीईआरटी के जो सब्जेक्टिव मोड में है वो भी आप ले लेंगे। साथ में बच्चों आपको एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पलर होते हैं, यानी कि जो भी एग्जाम्पल होते हैं बच्चों, उनको भैया थोड़ा सा गौर से है ना, गौर से फोकस करना है, क्योंकि एग्जाम्पल से भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। तो आपको एग्जाम्पल पे थोड़ा विशेष फोकस करना है। और बात करें बच्चों कि जो सीयूटी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप जितना ज्यादा अच्छे से लगाएंगे आपकी तैयारी उतनी बेहतर हो जाएगी। साथ साथ में है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के साथ साथ में आपको स्पीड भी मेंटेन करनी है, यानी कि हाई स्पीड आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है विद मतलब उनकी जो बनाने की जो स्किल्स है एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए, है एक्यूरेसी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप स्पीड बहुत ज्यादा है लेकिन प्रश्न को बनाने में गलती कर दे रहे हैं, तो एक्यूरेसी बिल्कुल सही होनी चाहिए, है ना। स्पीड को थोड़ा ध्यान में रखना है पहले से ही, क्योंकि बच्चों हमें 50 क्वेश्चन बनाने हैं और इसके लिए हमारे पास मात्र 60 मिनट ही हैं। यानी कि बोले तो एक क्वेश्चन को बनाने के लिए वही करीब 1 मिनट 15 सेकेंड के आसपास हमको टाइम मिलेगा, 15 सेकंड या 10 सेकंड के आसपास हमको टाइम मिलेगा, है ना। तो ज्यादा इससे ज्यादा नहीं मिलेगा भाई। तो कम से कम आप लोगों को हाई स्पीड में पहले से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बच्चों, एनडीए के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है वो भी आप बना सकते हैं, क्योंकि एनडीए का जो सिलेबस है लगभग वही यूटी का भी है ना। तो एनडीए के जो क्वेश्चन है वो आप क्या करिए, उनको भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, और एक बात, अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको मॉक टेस्ट देना बहुत आवश्यक है। अगर आप बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाते हैं वो उतना आपके लिए परफेक्ट होगा, है ना, उतना ज्यादा परफेक्ट होगा। यानी कि स्कोर बूस्ट करने में आपका मदद करेगा मॉक टेस्ट, यानी कि आपको टेस्ट देना बहुत आवश्यक है अगर आप अपना स्कोर बहुत अच्छा करना चाहते हैं। तो भैया आपको हर सप्ताह आपको एक मॉक टेस्ट देना रहेगा। साथ में बच्चों आपको शॉर्ट्स नोट्स भी बनानी है। आप जो भी वीडियो लेक्चर करेंगे, जो भी क्लास खत्म करेंगे या जो भी चैप्टर पढ़ेंगे, उसका आपको शॉर्ट्स नोट बनाना पड़ेगा। यानी कि कुछ ऐसी शॉर्ट्स नोट बनाओ कि एक ही पेज में आपका सारा मैटर कवर हो जाए। आप एक बार ऐसे देख लें, सारा आपका तैयार हो जाए, उससे सारे प्रश्न बन जाएं। तो शॉर्ट्स नोट्स बनाना बहुत आवश्यक है, बहुत ही ज्यादा आवश्यक, ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद बच्चों ये जो फार्मूले की बात करें, फार्मूले तो भैया ये बैकबोन होती है मैथ की, बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी। फार्मूले नहीं याद हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बिना फार्मूलों के आप कोई भी प्रश्न बना नहीं सकते। तो भैया फार्मूलों को, जितने भी बेसिक फार्मूले हैं आपको याद करना पड़ेगा। अच्छा, बेसिक कैलकुलेशन भी, आपको छोटा मोटा कैलकुलेशन भी फास्ट तरीके से आना चाहिए, बेसिक कैलकुलेशन भी आपका अच्छा रहेगा। यानी कि अगर इन चीजों पे आप अगर विशेष फोकस कर देंगे तो अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। हाँ, कुछ बच्चों का सवाल रहेगा क्या सर एनसीईआरटी के अलावा भी कोई बुक्स ले सकते हैं? तो हाँ, ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सीयूटी के ही लिए कई सारी अच्छी अच्छी बुकें आती हैं,
है ना, अरिहंत पब्लिकेशन की अच्छी बुक आती है। आप सीयूटी के लिए कोई अलग से मैथ की बुक प्रेफर कर सकते हैं एनसीईआरटी के अलावा, अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो अच्छी लगे आप मार्केट में जाइए, देखिए कौन सी बुक में हमको मटेरियल अच्छा मिल रहा है, कंटेंट अच्छा मिल रहा है, जो आपको कंटेंट अच्छा लगे आप वो ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ गए, क्लियर है पूरा। ये मतलब अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है तो इस पूरे प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आप अच्छे से, है ना, ले पाएंगे। ठीक है, अच्छे से सिलेक्शन ले पाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, सपनों को साकार करेंगे। और हाँ बच्चों, कुछ लोग इस सीयूटी के बारे में कुछ जानते नहीं, लेकिन अफवाहें बहुत फैलाते हैं कि जब तक आप सीयूटी में की तैयारी करेंगे, यूनिवर्सिटी के अंदर जाएंगे, तब तक आप, है ना, सिलेक्शन ले लेंगे, आप कंपटीशन एग्जाम में बैठकर सिलेक्शन ले लेंगे। मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों, क्योंकि सिलेक्शन वाली फील्ड में यानी कि 12th के बाद सीधा तैयारी करने वाली फील्ड में बहुत सारे लोग हो गए, इतने ज्यादा लोग हो गए हैं, जिसको देखो वही क्या करता है, 12th के बाद तैयारी पे लग जाता है, जिसको देखो वही 12th के बाद तैयारी पे लग जाता है। इतनी ज्यादा भीड़ बढ़ती चली जा रही है कि सिलेक्शन लेना बहुत ही मुश्किल हो गया है। आज के जमाने में सिलेक्शन लेना बहुत ही मुश्किल हो गया है। और 12th के बाद आपको सिर्फ वही है कि आपको लगभग 3rd ग्रेड वाली ही नौकरी मिलती है। लेकिन अगर आप सीयूटी के माध्यम से आप यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं और कोई अच्छा सा कोर्स करते हैं, साथ में तैयारी करते हैं, तो आपके अंदर एक तो स्किल डेवलप हो रही है, यूनिवर्सिटी का पूरा एनवायरनमेंट आपको मिल रहा है पढ़ने के लिए, है ना, आपके पास अलग अलग प्रकार के लोग आ रहे हैं, अलग अलग, है ना, राज्य से लोग आ रहे हैं, सबके बीच में बैठ रहे हैं, सबकी थिंकिंग देख रहे हैं कि सबकी सोचने की क्षमता कैसी है। तो आपकी जो सोचने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। आप कुछ ब्रॉड लेवल में सोच लेते हैं, उसके बाद साथ में तैयारी भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप तैयारी नहीं कर सकते, तैयारी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी में रह के तैयारी करेंगे तो आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी, आप बेहतर इंसान बन के निकलेंगे और अपने फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो सीयूटी आपके लिए बहुत बेस्ट है बच्चों। बिना सीयूटी किए आप कंपटीशन फील्ड में जाएंगे तो जो कहते हैं ना, जो सभी लोग कर रहे हैं आप भी उसी फील्ड में चले जाएंगे, फिर संघर्ष करेंगे और सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो 5-6 सालों से पहले से तैयारी कर रहे थे, वो हो जाएंगे, फिर आप रहेंगे, फिर आप 5-6 साल तैयारी करेंगे, यानी कि बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कुछ अलग से करते हैं, कुछ आप एक्स्ट्रा स्किल गेन करते हैं, तो आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी होगा, हर एक फील्ड में सिलेक्शन होगा, क्योंकि आपके पास स्किल, नॉलेज, साथ में डिग्री भी रहेगी, अच्छी खासी डिग्री रहेगी, तो आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी होने। ठीक है बच्चों, क्योंकि मैथमेटिक्स आपने सब्जेक्ट लिया है, ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके पास, है ना, आपको कई सारे रास्ते देता है। क्योंकि मैथ लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है, सर मान लो ग्रेजुएशन तो कर लिए, उसके बाद क्या, ग्रेजुएशन के बाद हम क्या करें। बहुत सारे बच्चों का सवाल रहता है, सर ग्रेजुएशन के बाद क्या रहता है। देखो आपके पास कितनी सारे ऑप्शंस होते हैं। आपके पास पहला तो ऑप्शन होता है गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी, तो आप कर ही लेंगे क्योंकि आप इतना अच्छा रेगुलर पढ़ के आए हैं, आपको आधा नॉलेज तो ऐसे, आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी है, यानी कि पुश भर कर देना है, आप फटाक से सिलेक्शन ले लेंगे। गवर्नमेंट सेक्टर में आप एसएससी, बैंक, रेलवे की तैयारी तो कर ही सकते हैं, साथ में यूपीएससी, पीसीएस जैसी बड़ी बड़ी अधिकारी बनते ही हैं लोग। बीए यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, साथ में तैयारी कर रहे हैं, बन गए आईएएस, पीसीएस बन गए, बढ़िया, यानी कि यूपीएससी की भी तैयारी कर सकते हैं। और बच्चों बहुत सारी गवर्नमेंट सरकारी नौकरियां होती हैं जिनकी आप तैयारी कर सकते हैं ग्रेजुएशन करने के बाद। वहां से करने के बाद आएंगे सीयूटी, यानी कि किसी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन करने के बाद आएंगे तो गारंटी के साथ आप 100% सिलेक्शन लेंगे, क्योंकि आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा स्किल जरूर आएगी। ठीक है, अच्छा, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में बेहतर आप एमबीए कर सकते हैं, है ना, प्राइवेट में एमबीए कर सकते हैं भैया, बहुत बड़ी बड़ी यहाँ तो बहुत ही बड़ी बड़ी आपको, है ना, कंपनियां हायर कर लेती हैं, यानी कि बहुत बड़ा पैकेज यहाँ से मिलता है ना, मैनेजमेंट वाला कोर्स करने के बाद बहुत बड़ा पैकेज मिलता है। ठीक है, एमएस कर सकते हैं, यानी कि अगर फॉरेन जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो वहां से एमएस कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में, है ना, अगर आपके पास अच्छा ठीक ठाक पैसा है तो आप जा सकते हैं। वैसे स्कॉलरशिप भी इसके लिए आती है, आप आराम से बना के मतलब जा सकते हैं फॉरेन, वहां से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। और बच्चों बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में बहुत ही सारे प्लेसमेंट होते हैं जहां पे बहुत ज्यादा पैकेज मिलता है बच्चों, गवर्नमेंट से भी ज्यादा पैकेज मिलता है। जो प्राइवेट सेक्टर होता है ये ऐसा सेक्टर है जो गवर्नमेंट से भी ज्यादा बड़ा पैकेज आपको प्रोवाइड कराता है। जब आपके अंदर स्किल रहेगा, टैलेंट रहेगा, नॉलेज रहेगा, तो आप अच्छा कर पाएंगे, किसी भी फील्ड में आप बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि इस मैथ वाले सिलेबस वाली क्लास में आपके सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अब आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, अभी भी कोई कंफ्यूजन है ना, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।
उस कमेंट का समाधान नेक्स्ट वीडियो में कर दिया जाएगा। और बच्चों बहुत जल्द आप लोगों की क्लासेस भी चालू होने वाली हैं, तो जल्द ही इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है, आपको अगर अभी भी कोई डाउट है इस मैथ से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, या अदर फील्ड से भी अगर आपको रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो जरूर बताइएगा, उस समस्या का समाधान जरूर किया है। मिलते हैं बच्चों आप लोगों से किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। माँ तेरे पसीने के हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, पूरा करके मैं दिखाऊंगा। जय हिंद बच्चों, लव यू ऑल।